हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार एनर्जी की दक्षता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऊष्मा चालित उपकरणों में। तो इसमें हम सिलेबस में देखेंगे क्या क्या है। थर्मल बेसिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि थर्मल का बेसिक क्या होता है, थर्मल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल, एनर्जी यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन इन टर्म ऑफ मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट। एनर्जी का कंजर्वेशन हम करेंगे मेट्रिक टन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेस। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ बॉयलर, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर, कंसेप्ट ऑफ स्टियोचीमेट्रिक एयर एंड एक्सिस एयर फॉर कम्बुस्टन, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेस, डूज एंड डोंट्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर एंड फर्नेस। उसके बाद हम लोग कूलिंग टावर में देखेंगे। क्या देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। ये हम लोग टॉपिक जो है ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग शुरू करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पदार्थों में अणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। थर्मल एनर्जी के कारण पदार्थ के तापमान में वृद्धि होता है तथा इस तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि थर्मल एनर्जी पदार्थ में परमाणुओं के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। पदार्थ के परमाणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में अगर उपस्थित परमाणुओं में मूवमेंट करवा दिया जाए, मतलब उसको या तो किसी प्रकार से ठोकर मार के या किसी अन्य प्रकार से उसको ऊर्जा देकर उनके परमाणुओं या अणुओं में गतिशीलता ले आ दी जाए, तो उसमें परमाणुओं द्वारा या अणुओं द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, थर्मल एनर्जी कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी बोतल में पानी लेकर उसको बार बार हिलाते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्थिति में वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो या किसी लोहे के टुकड़े को आप मोड़ें, बार बार उसको मोड़ें, तो आप देखेंगे कि जिस सतह से वो मुड़ रहा है, जिस जॉइंट से वो मुड़ रहा है, वहाँ पे कुछ गर्मी आ जाती है, वहाँ पे कुछ जलन महसूस आपको होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल। बहुत सारे फ्यूल हमारे वातावरण में होते हैं, बहुत सारे फ्यूल हमारे वातावरण में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, केरोसिन हो गया, लकड़ियाँ हो गई, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल डीजल इत्यादि। आदि में किस प्रकार से ऊर्जा की मात्रा विद्यमान होती है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कुछ सामान्य ऊर्जा के स्रोत निम्न हैं जिनसे उनमें उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को व्यक्त किया गया है। जैसे आपको 3 कॉलम दिखेगा, एनर्जी सोर्स, यूनिट, एनर्जी कंटेंट इन BTU, ब्रिटिश ट्रेड यूनिट। ब्रिटिश ट्रेड यूनिट ऊष्मा का एक मात्रक होता है। यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त करते हैं और इसका BTU में एनर्जी कंटेंट 3412 होता है।
दूसरा कोयला, कोयला को हम लोग टन में मेजर करते हैं और टन में मेजर करने के बाद इसमें जो BTU ऊर्जा की मात्रा होती है, एनर्जी कंटेंट होता है, वह होता है 28000000। ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑयल में देखते हैं। ऑयल को हम लोग व्यक्त करने के लिए बैरल का उपयोग करते हैं। बैरल में, एक बैरल में 58000010 एनर्जी कंटेंट इन BTU में होता है। ठीक है। नेचुरल गैस, ये सब सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी। ठीक है। नेचुरल गैस, इसको हम क्यूबिक फीट में लेते हैं और इसका जो BTU होता है वह 950 से लेकर 1150 BTU होता है। ब्रिटिश ट्रेड यूनिट ऊष्मा की इकाई में दर्ज किया जाता है। अगर हम केरोसिन की बात करें तो केरोसिन को मापने के लिए हम लोग गैलन का उपयोग करते हैं और एक गैलन में 139 या 139,000 BTU एनर्जी होती है। उसके बाद अगर हम वुड, लकड़ी की बात करें तो उसको मेजर करने के लिए हम पाउंड का इस्तेमाल करते हैं या केजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 1 पाउंड इज इक्वल टू 8,000 BTU एनर्जी होती है। सातवां आ जाता है गैसोलीन। गैसोलीन को हम लोग गैलन में व्यक्त करते हैं और 1 गैलन इज इक्वल टू 124,000 BTU होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट में व्यक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन, कि किस प्रकार से थर्मल ऊर्जा की यूनिट को हम लोग चेंज करते हैं। ऊर्जा में कई प्रकार के इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है मूल इकाइयाँ, दूसरा होता है स्रोत आधारित इकाइयाँ। मूल इकाइयों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम जूल की बात करते हैं। यह मीट्रिक प्रणाली की बुनियादी ऊर्जा इकाई है। इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है कैलोरी। 1 कैलोरी 15.5 सेंटीग्रेड से 14 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 14.5 सेंटीग्रेड से 15.5 सेंटीग्रेड तक 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है उसे कैलोरी उसे 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी एवं जूल के बीच की समानता को यांत्रिक समकक्ष ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट इन BTU। यह ऊष्मा का एक मात्रक है जो 1 पाउंड पानी को 1 फ़ारेनहाइट एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब BTU क्या है? BTU जो है 1 पाउंड पानी को 1 फ़ारेनहाइट एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब 1 पाउंड पानी को 1 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है। 1 BTU बराबर कितना होता है? 251.997 कैलोरी, 997 कैलोरी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा बिजली उत्पादन और खपत की मानक इकाई है, जिसको हम लोग 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3412 BTU में इसको हम लोग दर्ज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट बराबर 3412 BTU। ठीक है। आगे हम देखते हैं बॉयलर। बॉयलर वह युक्ति है जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल को अंतरित कर उच्च ताप व उच्च दाब पर भाप उपजाई जाती है। इसे स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। बॉयलर वह युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग भाप का उत्पादन करते हैं। जिस प्रकार से हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं। उसी प्रकार से बॉयलर भी एक मशीन है जो भाप उत्पन्न करती है, जो स्टीम उत्पन्न करती है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर।
जल बॉयलर विभिन्न स्तर की भाप आवश्यकता अनुसार सप्लाई करता है, जैसे वेट स्टीम, सेचुरेटेड स्टीम, ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम इत्यादि प्रकार का बॉयलर से हम लोग भाप को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कि बॉयलर से किस प्रकार से स्टीम का जनरेशन होता है, किस प्रकार से स्टीम का उत्पादन होता है। स्टीम जनरेशन इन बॉयलर। बॉयलर में जल एकत्रित करने तथा भाप को संचित करने के लिए बॉयलर ड्रम होता है। बॉयलर भट्टी में ईंधन जलने से ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो फ्लू गैस के माध्यम से जल को अंतरित होता है और उच्च दाब व ताप पर भाप उब जाता है। जैसे कि आप लोग किसी बर्तन में पानी को गर्म कर दीजिए और उस बर्तन को पूरी तरीके से क्लोज रखिए, रुद्धोष में रखिए, तो उससे क्या होगा कि आप उसको किसी चूल्हे पर, जैसे गैस पर हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो उबलने लगता है। उबलने से भाप का उत्पादन होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का एक सिंपल फॉर्मेट है बॉयलर। बॉयलर से भी हम लोग उच्च ताप व उच्च दाब पर भाप को उत्पन्न करते हैं। यूज ऑफ स्टीम बॉयलर। टरबाइन को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए स्टीम बॉयलर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टरबाइन को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। टरबाइन को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। कपड़ा मिल में किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, लॉन्ड्री में किया जाता है, चीनी मिलों में किया जाता है, आदि जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है? पानी तथा भाप में ऊष्मा अंतराल के अच्छे गुण होते हैं। मतलब पानी और भाप जो है, अगर पानी को हम लोग एक ऐसे ताप पर गर्म करें कि वो भाप में परिवर्तित हो जाए और भाप को हम कंडेंस करके फिर से पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊष्मा अंतराल को हम ध्यान में रखकर इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। भाप का जीवों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम भाप का जनरेशन करते हैं तो भाप का ज़्यादातर जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? भाप का जनरेशन करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, बड़े संयंत्रों की आवश्यकता होती है। भाप को संचित करने के लिए बड़े पात्र की आवश्यकता होती है। बॉयलर में जो ड्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भाप को संचित और व्यवस्थित करने के लिए बड़े बड़े पात्रों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। विभिन्न बॉयलर को मुख्य रूप से निम्न दो वर्गों में बांटा जा सकता है: धूम्र नली बॉयलर और जल नली बॉयलर। धूम्र नली बॉयलर का तात्पर्य ये है कि हम धुएं की ऊष्मा का उपयोग करके पानी को गर्म करेंगे। और दूसरा है जल नली बॉयलर, मतलब कि जो नली होगा उसमें अभी धुआं नहीं, अभी पानी प्रवाहित होगा और उस पानी को प्रवाहित करने के लिए हम लोग ईंधन का ऊष्मा का प्रयोग करेंगे। बॉयलर को उनकी संरचना तथा विशेषताओं के आधार पर अग्र प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बॉयलर में भट्टी की स्थिति के अनुसार, तो इसमें दो प्रकार से होता है: अंतःदहन बॉयलर, बाह्य दहन बॉयलर। बॉयलर खोल की स्थिति के अनुसार खड़ा बॉयलर, क्षैतिज बॉयलर। खड़ा बॉयलर और क्षैतिज बॉयलर मतलब वर्टिकल बॉयलर हो सकता है और वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। देखिए, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, देखिए वर्टिकल बॉयलर में जो खोल होता है, जो बॉयलर का खोल होता है, वह वर्टिकल अवस्था में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। और वर्टिकल बॉयलर में जो बॉयलर आता है उसका नाम काकरन बॉयलर होता है। इसका एक सिंपल उदाहरण है काकरन बॉयलर। और जो क्षैतिज बॉयलर होता है, इसका खोल को जो बॉयलर है, इसके खोल को हम लोग क्षैतिज स्थिति में रखते हैं। मतलब क्षैतिज स्थिति में लाइन, जैसे हम लोग इस स्थिति में अगर बात करें तो ऐसे रखते हैं, और वर्टिकल जो है इस प्रकार से रखा जाता है। तो वर्टिकल का आपने जाना काकरन बॉयलर, और इसका क्षैतिज बॉयलर को हम लोग
बैकॉक और बेल्किक्स बॉयलर के रूप में देखते हैं। इसका एक प्रकार है। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर बॉयलर। एक होता है चल बॉयलर और दूसरा होता है अचल बॉयलर। तो जो चल बॉयलर होता है सामान्यतः रेल इंजन या जो पानी की जहाज़ होते हैं जिसको हम मरीन बोलते हैं, मरीन इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम अचल बॉयलर की बात करें तो अचल बॉयलर स्थिर होता है। अचल बॉयलर स्थिर होता है और इनका प्रयोग स्थिर भाप इंजनों, भाप टरबाइन में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाप के दाब के आधार पर बॉयलर को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। निम्न दाब बॉयलर, इस वर्ग में ऐसे बॉयलर आते हैं जिनमें लगभग 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तक भाप उपजाई जा सकती है। दूसरा होता है मध्यम दाब बॉयलर। तो मध्यम दाब बॉयलर का जो रेंज होता है वो 16 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की क्षमता पर भाप उपजाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं उच्च दाब बॉयलर। उच्च दाब बॉयलर जो होता है, इस वर्ग में ऐसे बॉयलर आते हैं जो 35 से 180 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दाब का भाप उत्पन्न करते हैं। अगर हम अति उच्च दाब बॉयलर की बात करें तो अति उच्च दाब बॉयलर में 180 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब का भाप उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वायु प्रवात, मतलब वायु का जो प्रवाह है उसके आधार पर हम बॉयलर को किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रवात बॉयलर। प्राकृतिक प्रवात बॉयलर में जो है, जो भट्टी में हवा होता है वो प्रकृति से, वातावरण से लिया जाता है। और जो बल संचार बॉयलर या बल प्रवात बॉयलर इसको बोलते हैं, इसमें यांत्रिक विधियों से भट्टी में वायु का संचार किया जाता है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। 7वां हम लोग देखते हैं प्रयुक्त ईंधन की प्रकृति के आधार पर। तो ईंधन की प्रकृति के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे पहला कोयला दहन बॉयलर, दूसरा तेल दहन बॉयलर और तीसरा गैस दहन बॉयलर। मतलब कि कोयले का उपयोग कर रहे हैं तो कोयला दहन बॉयलर, गैस का उपयोग कर रहे हैं तो गैस दहन बॉयलर और तेल का उपयोग कर रहे हैं तो तेल दहन बॉयलर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बॉयलर पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, एनर्जी सेविंग के बारे में पढ़ना है। मात्र आप लोगों को एक तरीके से जान लीजिए कि एक समझ होना चाहिए कि किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन किया जाता है, एनर्जी का जो कम खपत किया जाता है, एनर्जी का सेविंग किस प्रकार से किया जाता है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं गए हैं। ठीक है, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर, मतलब कि देखिए, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर का मतलब ये होता है कि बॉयलर के ऊर्जा का जो प्रदर्शन है उसका आकलन हम किस प्रकार से करते हैं। तो बॉयलर के ऊर्जा प्रदर्शन को स्पष्ट करने के लिए निम्न बातों का पता करना अति आवश्यक होता है। जैसे बॉयलर इफ़िशियंसी। बॉयलर इफ़िशियंसी की गणना 2 विधियों का प्रयोग करके हम लोग करते हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट मेथड। इस विधि को इनपुट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। बॉयलर की दक्षता ऊष्मा आउटपुट बटे ऊष्मा इनपुट इंटू 100। परसेंटेज में अगर हमको दक्षता व्यक्त करना है तो उसको 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब बॉयलर की दक्षता निकालने के लिए निम्न पैरामीटर का ध्यान रखा जाता है। जैसे पहला है प्रति घंटा कितनी भाप उत्पन्न हो रही है, जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रति घंटा ईंधन की खपत कितनी होती है, जिसको हम छोटे Q से प्रदर्शित करते हैं। कार्यकारी दाब तथा तापमान क्या है, जिसको हम सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं। फीड वाटर का टेम्परेचर क्या है, जिसको हम सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं। ईंधन का प्रकार क्या है, तो ईंधन किस प्रकार का हम लोग ले रहे हैं, कि हम लोग गैस ले रहे हैं कि कोल ले रहे हैं या वेसल ईंधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं बॉयलर की
दक्षता, बॉयलर की दक्षता इज इक्वल टू क्यू, बड़ा क्यू, एच जी माइनस एच एफ बटे क्यू जी सी वी, जी सी वी गैस, कोल या वेसल हम लोग किस प्रकार का ये ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं इंटू 100, जहाँ एच जी क्या है, संतृप्त भाप की तापीय धारिता किलो कैलोरी पर हावर्स में है, और एच एफ क्या है, फीड वाटर की तापीय धारिता किलो कैलोरी पर हावर्स में है। एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट मेथड का एडवांटेज क्या है, आसानी एवं जल्दी से दक्षता ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अगर आपको ये फार्मूले याद हों तो आप तत्काल में ही दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। गणना के लिए कम पैरामीटर की आवश्यकता होती है, गणना के लिए बहुत कम पैरामीटर की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग मात्र ये 4-5 चीज़ों का ज्ञान रख लीजिए तो फिर बॉयलर की दक्षता ज्ञात हो सकती है। कौन कौन सा, कि भाप कितना उत्पन्न हो रहा है, ईंधन की खपत कितना हो रहा है, दाब या तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है फीड वाटर का, ईंधन का कौन सा प्रकार है, कोल है, गैस है या डीजल पेट्रोल क्या है, तो उसकी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर दक्षता कम हो जाता है तो कारण पता नहीं चल पाता है, मतलब किस कारण से दक्षता कम हो गई है, पावर प्लांट का जो आउटपुट है, प्लांट का जो आउटपुट है वो कम क्यों हो गया है, इसको हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। हानियों की गणना करना बड़ा मुश्किल है, इससे हानियों का हम गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि को उष्मा हानि विधि कहते हैं। इसमें क्या दिक्कत था कि हानियों की गणना नहीं कर सकते थे। अभी जो नेक्स्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या है, इस विधि को उष्मा हानि विधि भी कहते हैं। इस विधि में उष्मा हानि के भाग को 100 में से घटाया जाता है। सिंपल सी विधि है, जितना भी उष्मा हानि आए उसको आप 100 में से घटा दीजिए तो आपको हानि मिल जाती है। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बॉयलर दक्षता निकालने के लिए निम्न पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी हैं, ईंधन का पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए, मतलब कौन सा ईंधन है, किस प्रकार का ईंधन है, ईंधन की दक्षता क्या है, ईंधन जल जाने के पश्चात अवशेष क्या बचता है, इसका पूर्ण हमको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फ्लू गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। जो फ्लू गैसें वही होती हैं जो भट्टियों से निकलती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लू गैस का तापमान क्या है, जरूरी तापमान था, वायु में नमी कितनी है, ईंधन का जीसीवी किलो कैलोरी पर केजी में क्या है, कौन सा ईंधन हमने लिया है। उसके बाद राख में दहन का प्रतिशत कितना है, राख का जीसीवी किलो कैलोरी पर केजी कितना है। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। बॉयलर में होने वाली हानियाँ, बॉयलर में होने वाली हानियाँ किस प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं बॉयलर में, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ड्राई फ्लू गैस द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि, ईंधन तथा दहन वायु में नमी के कारण होने वाली ऊष्मा हानियाँ, हाइड्रोजन के दहन के कारण होने वाली ऊष्मा हानियाँ, विकिरण के कारण होने वाली ऊष्मा हानियाँ, ना कोई अगर ईंधन नहीं जलता है तो उसके कारण ऊष्मा हानि कितनी होती है, उसको हम लोग बॉयलर में हानि के रूप में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी का कंजर्वेशन बॉयलर में किया जाता है। सही ईंधन ज्वालन उपयंत्र का उपयोग करके, मतलब कि जो ईंधन को जलाने वाला उपयंत्र है उसका हम लोग सही चुनाव करके एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का समय सारणी बनाएं, मतलब कि किस टाइम में हमको मशीन को ऑपरेट करना है, किस टाइम में बंद रखना है, उसका एक समय सारणी बनाया जाए, तभी हमको एनर्जी का कंजर्वेशन हो सकता है। वायु रिसाव से बचे, मतलब कि जो भाप उत्पन्न हो रहा है उसके रिसाव ना हो, उससे बचना चाहिए। उसके बाद उष्मा सतह को साफ रखे ताकि उस पर कालिख न जमा हो पाए। देखिए, जो भी उष्मा उत्पन्न या जहाँ भी उष्मा का हम लोग अनुभव कर सकते हैं उस पार्ट को हमेशा साफ रखना चाहिए। लगभग अगर उस पर कालिख वगैरह जमी रहती है ना तो लगभग 20% उष्मा खर्च हो जाती है उसको पार करने के लिए, मतलब उस परत को पार करने के लिए 20% उष्मा का खर्च हो जाता है। ठीक है। फ्लू गैस का निरीक्षण करें तथा CO2 की प्रतिशत कम करें। जो फ्लू गैस है उसका निरंतर जो है निरीक्षण करते रहना चाहिए, देख रेख करें, जिससे कि
उसमें CO2 का कितना प्रतिशत है ये पता चल पाए। बॉयलर से निकलने वाली भाप के दाब एवं ताप का निरीक्षण करते रहें। बॉयलर से जो भाप निकल रही है उसका ताप कितना है, दाब कितना है, कितना वॉल्यूम में वो गुजर रहा है, सबका निरीक्षण करते रहें। 7वां है ईंधन खपत भाप उत्पादन तथा संचरण के लिए मीटर होना चाहिए। मतलब कि हमारा ईंधन कितना खपत हो रहा है उसको तौलने के लिए, मापने के लिए कुछ न कुछ मीटर जरूर होना चाहिए। भाप उत्पादन कितना हो रहा है उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर होना चाहिए। तथा संचरण के लिए जो संचरित हो रही है, ट्रांसमिट हो रहा है ना भाप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जहाँ पे हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं और जहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, दोनों स्थानों के बीच में अंतर तो नहीं आ रहा है कि हम लोग 2 किलो का भाप दे रहे हैं और इधर हमको 1.5 किलो ही मिल रहा है। तो इसका भी हमको एक मेजरमेंट, एक हिसाब होना चाहिए। ठीक है। फीड वाटर को गर्म करने के लिए हीट रिकवरी सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। बात सही है, हीट रिकवरी सिस्टम आप लोग पढ़ ही चुके हैं। ईंधन आयल का ताप व दाब निर्माता द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार होना चाहिए जिससे बर्नर अच्छे से कार्य कर सके। बॉयलर में होने वाली हानियाँ जैसे फ्लू गैस लॉसेज, रेडिएशन लॉसेज, ईंधन का अधूरा दहन जो होता है उससे लॉसेज, अधिक वायु का हमेशा देख रेख किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर हम लोग व्यवस्था करते हैं तो बॉयलर में भी अच्छे से अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्नेस जो भट्टियाँ होती हैं वो किस प्रकार से उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन किया जा सकता है, एनर्जी की खपत को, एनर्जी सेविंग किया जा सकता है। तो भट्टी की जो फ्लू गैस से अपशिष्ट ऊष्मा को प्राप्त कर दहन वायु को गर्म करना चाहिए। भट्टी की फ्लू गैस से अपशिष्ट ऊष्मा को, भट्टी में वायु की अधिक मात्रा को कंट्रोल करें, भट्टी में होने वाली हानियों को कम करें, भट्टी को अच्छे से इंसुलेट करें ताकि ऊष्मा बाहर न निकल पाए। 5वां है लीड को सही ढंग से ऑपरेट करें। जो फर्नेस का लीड होता है जिसके माध्यम से हम ईंधन को ले जाते हैं या ले आते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको अच्छे से ऑपरेट करना चाहिए। इससे क्या होता है 10 से 20% तक हानियों को कम किया जा सकता है। ठीक है। बॉयलर भट्टियों के मुख्य तथा कुशल उपयोग के लिए क्या करें और क्या न करें। तो क्या करें, संचालन प्रक्रिया का एक समय सारणी बनाएं, नियमित ब्लो डाउन की प्रक्रिया करें। ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है कि जो राख होता है उसको फर्नेस से झाड़ने का कार्य होता है, मतलब कि राख को हम लोग झाड़ देते हैं। नियमित रूप से सूड ब्लो करें जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान बना रहे। वही चीज़ है, राख का जो है उसको हटाते रहें, सूड ब्लो करें। चिमनी से निकलने वाले धुएं की जांच करें, लीकेज को चेक करते रहें, लीकेज ना हो। उसके बाद भट्टी की जांच करते रहें, भट्टी में ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न ना हो जाए, कम ना रहे। दमकल की व्यवस्था करके रखें। भाई अगर भट्टी है तो वहाँ पर आग लगने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए दमकल की व्यवस्था करके रखें। क्या न करें, मशीनों का प्रचालित करने के लिए अप्रशिक्षित संचालक ना रखें, मतलब कि ट्रेंड कर्मी ही हों, जो ट्रेंड वर्कर होते हैं उन्हीं को रखा जाए, जिनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वीं पास 12वीं पास आदमी को उठा के भर दिया जाए, तो उसके लिए ट्रेंड आदमी ही रखा जाए, कम से कम ग्रेजुएशन तो रखें। अधिक ब्लो डाउन ना करें, मतलब कि अगर ईंधन का अधिक से अधिक ब्लो डाउन नहीं होना चाहिए, उसको अधिक झाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। बॉयलर पर अधिक भार होने की स्थिति पर सूड ब्लो वाली प्रणाली का संचालन न करें। अगर बॉयलर पर अधिक भार है, मतलब कि बॉयलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर रहा है टरबाइन को, तो इस स्थिति में जो भट्टी है वो सूड ब्लो वाली प्रणाली का संचालन नहीं करें। ओवरलोड पर बॉयलर को ऑपरेट ना करें, ओवरलोड अगर हो तो बॉयलर को ऑपरेट ना करें। फीड वाटर के तौर पर समुद्र जल का उपयोग न करें क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है जो बॉयलर को नुकसान पहुंचाएगा। वाटर भट्टी का दरवाज़ा अनावश्यक रूप से
खुला न रखें। बॉयलर भट्टी का दरवाज़ा अनावश्यक रूप से खुला न रखें। बॉयलर उत्पादनों का मेंटेनेंस करना न भूलें। अगर प्रणाली में लीकेज हो तो प्रणाली को ऑपरेट न करें। अगर लीकेज है सिस्टम में तो उसको चलाएं नहीं। बॉयलर तथा बॉयलर उपसाधन का अनुरक्षण करते रहें, मेंटेनेंस करते रहें, जिससे कि दक्षता घटने ना पाए। ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक वायु तथा अधिक वायु की दहन के लिए क्या धारणा है उसको हम लोग देखेंगे। बॉयलर की दक्षता दहन प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करती है। जो बॉयलर होता है उसकी जो बॉयलर की दक्षता दहन प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करती है। किसी भी ईंधन के संपूर्ण दहन के लिए वायु की मात्रा में मौजूद विभिन्न संघटक जैसे CO2, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि पर निर्भर करते हैं। वायु की यह मात्रा स्टोइचियोमेट्रिक वायु कहलाता है। मतलब यह है कि जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि होते हैं, यह जो मात्रा होती है वायु में, यही क्या कहलाती है? स्टोइचियोमेट्रिक कहलाती है, वायु कहलाती है। अब देखिए यह कैसे कार्य करता है। एक आदर्श दहन प्रक्रिया में 1 kg ईंधन को जलाने के लिए 86% कार्बन, एक आदर्श दहन प्रक्रिया में 1 kg ईंधन जलाने पर 86% कार्बन, 12% हाइड्रोजन तथा 2% सल्फर प्राप्त होता है तथा इसके लिए 14.1 kg वायु की मात्रा आवश्यकता पड़ती है। मतलब 1 kg ईंधन को जलाने के लिए 14.1 kg वायु की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगर वायु तथा ईंधन को बर्नर के माध्यम से मिलाया जाए तो दहन बिल्कुल सही होगा। मतलब वायु और ईंधन को बर्नर के माध्यम से मिलाकर फिर जलाया जाए तो दहन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसीलिए स्टोइचियोमेट्रिक मेथड का उपयोग किया जाता है। एक्सिस एयर एंड कंबस्टिंग प्रत्येक 1 kg ईंधन को पूर्ण दहन करने के लिए 14.1 kg वायु की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी सी वायु की मात्रा से पूरी तरह से दहन हो सकता है, परंतु यह सुनिश्चित हो जाए कि ईंधन का संपूर्ण दहन या संपूर्ण ऊष्मा उत्पन्न हो गई है। तो अगर वायु की अधिक मात्रा हो तो उसे पूर्ण दहन के लिए अंदर जाने दें। वायु की अधिक मात्रा से चिमनी से अधिक ऊष्मा की हानि होती है। वायु की कम मात्रा से ईंधन का संपूर्ण दहन नहीं होगा और अधिक धुआं बनेगा। अतः किसी भी प्रकार की ईंधन के लिए वायु की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का प्रयोग जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कूलिंग टावर एक अर्धबंद युक्ति होती है जिससे पानी का शीतलन वायु द्वारा वाष्पक शीतलन सिद्धांत पर होता है। कूलिंग टावर की संरचना इस्पात, कंक्रीट या लकड़ी की बनी होती है। इस उद्देश्य से मीनार में जालीदार सतह, चेकवर्क, ट्रफ, जालीदार ट्रे आदि में से किसी एक की व्यवस्था होती है। संधारित्र में भाप को संघनित कर जो पानी गर्म होकर बाहर निकलता है उसे कूलिंग टावर में प्रवेश कराया जाता है। यह पानी फुहार या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है। पानी को ठंडा करने के लिए मीनार में वायु का प्रवाह पानी की धार के विपरीत किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर को वायु प्रवाह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे फील्ड टावर। दूसरा है ट्रांसवर्स फ्लो कूलिंग टावर। और तीसरा क्या है? हाइपरबोलिक टावर। दूसरा है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को 2 भागों में बांटा गया है।
एक होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर। गियर प्रणाली का निर्माता के अनुसार समय समय पर अनुरक्षण करना। जान लीजिए जितना भी एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक है, एनर्जी सेविंग का टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। गियर प्रणाली का निर्माता के अनुसार मतलब कि जो गियर प्रणाली बनाता है उसके अनुसार समय समय पर अनुरक्षण करें। मतलब जो कंपनी गियर सिस्टम बनाती है उसके माध्यम से एक मैनुअल दिया जाता है, एक किताब दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि इसका मेंटेनेंस कब करना है, कितने समय पर झाड़ फूस करना है, तो उसके अनुसार करना चाहिए। 3-3 महीने में पंखे की शाफ्ट को लुब्रिकेंट करें, मतलब ग्रीस वगैरह लगाएं उसमें, अथवा ऑटोमेटिक बियरिंग ग्रीसर लगाएं, जिससे कि वो समय समय पर ग्रीसिंग करता रहेगा। समग्र कूलिंग सिस्टम की जांच करें तथा किसी असामान्य आवाज़ को सुनें। जो कूलिंग सिस्टम होता है उसकी जांच करते रहें, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। और अगर कोई असामान्य आवाज़ है, कहीं टूट फूट की आवाज़ आती है तो उसको ध्यान से सुनें। सिस्टम में दोषयुक्त सामग्री को हटा दें। अगर कोई खराब सामग्री है तो उसको हटा देना चाहिए, जिससे कि एनर्जी में सेविंग हो। उसको उपयोग में लाने से एनर्जी का जो है ज़्यादा ही खर्च होता है। तो लीकेज हो तो उसको ठीक करें, साफ जल का प्रयोग करें, पानी की संरक्षण की तकनीकी का प्रयोग करें, वायु की संरक्षण तकनीकी का प्रयोग करें, इत्यादि चीज़ों को आप लोग देखें। तो ये हो गया आपका एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटी चैप्टर। और इस चैप्टर में अगर आप लोगों को कुछ कमी लग रही हो, जहाँ तक है देखिए आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाने के लिए आपको आपके ब्रांच का जो कोर सब्जेक्ट है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि किस प्रकार से ज़्यादा इक्विपमेंट में हम एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं, उसी को जानना है। तो अभी एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। एक्चुअली में मेरे आँख में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैं आपको लेक्चर दे नहीं पाया। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कल परसों तक ये एनर्जी कंजर्वेशन और पावर प्लांट के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।